तो हम लोग पिछले लेक्चर में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दिए थे और फर्टिलाइजेशन में हम पहुंच चुके हैं कैपेसिटेशन तक। अब देखते हैं कि कैपेसिटेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, स्पर्म एक्टिवेटेड हो चुका है। ठीक है, ये मान लेते हैं ओवम है। ठीक है, तो अभी स्पर्म एक्टिवेटेड हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या फेनोमेना होगा। जैसे ही कैपेसिटेशन पूरा होता है, ठीक है, उसके बाद से फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शन का होगा। तो हम यहाँ पे बोल दें फर्टिलिजिन एंड एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शन। ठीक है, होगा क्या, पहले हमें ये जानना है कि इसमें फर्टिलिजिन क्या है और एंटी फर्टिलिजिन क्या है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि फर्टिलिजिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। फर्टिलिजिन इज अ glycoprotein present on the surface of egg। ठीक है, और जो एंटी फर्टिलिजिन होता है वो एक प्रोटीन है, बेसिकली जो सरफेस प्रोटीन कहते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन बोल देते हैं या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, तो एंटी फर्टिलिजिन इज अ प्रोटीन present on surface of sperm as surface protein। ठीक है, अब होता क्या चीज़ है कि फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन के बीच में जब रिएक्शन होगा तो एग्लूटिनेशन होता है ओवम और स्पर्म का। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन बिटवीन टू results into agglutination of spermatozoa by egg membrane। zoa by egg membrane। ठीक है, अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एंटी फर्टिलिजिन और फर्टिलिजिन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब स्पीसीज स्पेसिफिक हैं तो डेफिनेटली जो फर्टिलिजिन इनवाइट करेगा जिस एंटी फर्टिलिजिन को, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज़ के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन को ये इनहिबिट कर देगा। ठीक है,
तो ये बोल सकते हैं कि फर्टिलिजीन एंड एंटी फर्टिलिजीन are species specific so it inhibits fertilization with different species ठीक है। तो स्पीसीज स्पेसिफिक के लिए ये हमें मेरिट मिल गया। अब देखते हैं कि जैसे ही फर्टिलिजन एंटी फर्टिलिजन रिएक्शन होता है, इसी से एक्रोसोमल रिएक्शन को भी हेल्प मिलता है, क्योंकि एग्लूटिनेशन हो जाता है स्पर्म का